हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सीटेट हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उनमें से हिंदी पैडागोजी क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपने उनको कैसे हल करना है। तो आज जो मैं पेपर लेकर आई हूँ वो सितंबर 2015 में हुआ था। तो चलो हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंबर 1, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नंबर 2, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। नंबर 3, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। नंबर 4, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। तब तक मैं पेंसिल ले लेती हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, आंसर आप तभी सही चूज़ कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। कक्षा 8 में नंदिनी पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 2, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। जो नंदिनी अशुद्धियाँ कर रही है उसे 20-20 बार लिखवाना ये सही नहीं है टीचर के लिए। नंबर 3, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, हो सकता है, पर हमने बेस्ट आंसर चुनना है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सही पहलू है, बिल्कुल समझाएंगे, पर हमारा सही आंसर है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना ताकि वह स्वयं अपनी गलती को सुधार सके। नंबर 1 इज़ द बेस्ट आंसर, राइट आंसर। हमें बच्चों को अवसर देने चाहिए कि जो उन्होंने त्रुटियाँ की, जो गलतियाँ की, उसको वो खुद सुधारें। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। नंबर 2, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। नंबर 3, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है। देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। यह तो शायद निम्न प्राथमिक स्तर के लिए हो सकता है। नंबर 2, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। ये तो बड़ी क्लासेस के लिए होता है कि भाषा को जो वो लिख रहे हैं उसको अलंकारिक बना दें। नंबर 3, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों को संदर्भ के अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना आना चाहिए और उनको अच्छी तरह समझ जाएं वो। यही है इसका सही आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, सोचिए। नंबर 1, घर घर पुनरुक्त शब्द युगम है, इसी तरह के 2 और शब्द युगम बनाइए। शब्द युगम समझते हो ना, शब्दों की जोड़ी, जैसे घर घर में दोनों शब्द जो युगम शब्द हैं वो लिए गए हैं। नंबर 2, घर घर पुनरुक्त शब्द युगम है। पुनरुक्त मतलब दोबारा से उक्त किए गए, मतलब बार बार बोले गए। दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द छांटिए, युगम शब्द छांटिए। नंबर 3, घर घर शब्द युगम का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं। या नंबर 4, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। कौन सा प्रश्न है जो व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, जिसमें ग्रामर की बात हो रही है? नंबर 1, घर घर पुनरुक्त शब्द युगम है। हाँ जी, पता है, जो युगम जोड़ी है वो घर घर। इसी तरह के 2 और शब्द युगम बताएं। इससे बच्चे की व्याकरण बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, घर घर पुनरुक्त शब्द युगम है, दिए गए शब्द समूहों में ऐसे शब्द युगम छांटिए। ऐसे ही शब्द और छांटने कैसे ग्रामर बढ़ेगी? नहीं।
तो नहीं। नंबर 3, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं, या घर घर का प्रयोग करते कोई 2 वाक्य बना दे, कैसे ग्रामर बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो घर घर आपकी ये चर्चा है, वाक्य में जो घर शब्द की पुनरावृत्ति है उससे जो अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बात करें। जी हाँ, बिल्कुल सही। घर घर आपकी ही चर्चा है, जो घर घर शब्द है उसमें घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर जो प्रभाव पड़ता है उसी से हमारा व्याकरण शिक्षण पुष्ट होता है। यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या होगा सबसे कम महत्वपूर्ण? नंबर 1, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। नंबर 2, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। नंबर 3, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। नंबर 4, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम किसी हिंदी भाषा की पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? नंबर 1, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना। जी हाँ, हम ऐसी बुक्स तो जरूर लेंगे जिसमें समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा दिखाई दे रही हो, उसका प्रदर्शन हो रहा हो। नंबर 2, भाषाई क्षमताओं का बढ़ावा देने के अभ्यास। हाँ, ऐसी पाठ्य पुस्तक में जरूर रखेंगे कि बच्चों की भाषाई क्षमता बढ़ाने वाले अभ्यास जरूर हो उसमें। नंबर 3, समस्त व्याकरणिक बिंदु का समावेश ये थोड़ा कम लग रहा है। नंबर 4, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। हाँ जी, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है नंबर 3, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। हमने देखो क्वेश्चन में ये बोला था कि उन्होंने सबसे कम महत्वपूर्ण वाला चुनना है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण व्याकरणिक बिंदु का समावेश है। बच्चों को मेन भाषा आनी चाहिए, भाषा की विविध छटाओं का पता लगना चाहिए, उसकी भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने वाले अभ्यास होने चाहिए, पर व्याकरणिक बिंदुओं को हम कम महत्व दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नंबर 1, कवि और कविता बोध। नंबर 2, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। नंबर 3, साहित्य बोध और छंद बोध। नंबर 4, भाषा बोध और साहित्य बोध। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास है बच्चे का, वो विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या बच्चे को कवि और कविता बोध होना चाहिए? यहाँ कविता की तो बात ही नहीं की। नंबर 2, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, ये भी जरूरी नहीं है। साहित्य बोध है पर ऐतिहासिक बोध का नहीं मुझे लगता कि ज़रूरी है। नंबर 3, साहित्य बोध और छंद बोध का ज्ञान नहीं है बच्चे को, तो फिर वो कैसे करेगा? तो छंद बोध जरूरी नहीं है। बच्चे को क्या जरूरी होना चाहिए? भाषा बोध और साहित्य बोध। यही है इसका सही आंसर। बच्चों को भाषा बोध होनी जरूरी है, तभी तो वो किसी के बारे में स्वतंत्र राय बना सकेगा, उसमें ऐसा आत्मविश्वास हो सकेगा। उसमें साहित्य का ज्ञान, साहित्य का बोध होना जरूरी है, तभी उसमें आत्मविश्वास विकसित किया जाएगा कि वो किसी रचना के बारे में अपनी स्वतंत्र राय दे सके। तो सही है इसका आंसर नंबर 4, भाषा बोध और साहित्य बोध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? अतिरिक्त सप्लीमेंट्री बुक्स आती है ना बच्चों की टेक्स्ट बुक्स के अलावा, वो क्यों जरूरी है, क्यों विकसित की जाती है? क्या लगता है आपको? नंबर 1, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। नंबर 2, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। नंबर 3, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। नंबर 4, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 2, पढ़ने में रुचि, देखो दोबारा से आ गया, रुचि जगाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। पढ़ने में रुचि तो चलो लगता है कि अतिरिक्त बच्चों को बड़ी सामग्री इसलिए जाती है कि में रुचि पैदा हो, पर सामान्य ज्ञान के लिए तो नहीं हो सकता। उसके लिए और भी कई बुक्स हैं, जीके की बुक्स आ जाती हैं, उसके लिए अतिरिक्त पठन सामग्री तो जरूरत नहीं है। नंबर 3, भाषा ज्ञान बढ़ाने या साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। साहित्यकारों में रुचि और तरीक़ों से भी जगाई जा सकती है, इसके लिए अतिरिक्त पठन सामग्री की क्या जरूरत है? भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान फिर से आ गया है। तो हमारा सही आंसर है नंबर 1, पढ़ने में रुचि जगानी है बच्चों में और उनकी भाषा ज्ञान में वृद्धि करनी है, इसीलिए अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? नंबर 1, भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना। नंबर 2, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। नंबर 3, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। नंबर 4,
साहित्यिक विधाओं में रचना करना। सोचिए सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी, क्या आपको पता है कि उच्च प्राथमिक स्तर का स्तर कौन सा होता है? कक्षा 6 से लेके 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे आते हैं। यहाँ पर भाषा शिक्षण का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? भाषा की नियमित प्रकृति को पहचाना, बिल्कुल हो सकता है। भाषा के अलंकारिक रूप को पहचाना, देखो 6 to 8 क्लास में भाषा के अलंकारिक रूप को इतनी ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लासेस में होता है। नंबर 3, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, और मैंने आपको बोला जहाँ पर भी कंठस्थ शब्द आ जाए वो वाक्य वैसे ही गलत होता है, हमने बच्चों को याद रट्टा नहीं करवाना। नंबर 4, साहित्यिक विधाओं में रचना करना, कि बच्चा साहित्यिक विधाओं में रचनाएं कर सके, वो भी हाई लेवल बड़ी क्लासेस के लिए होता है। मेन उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 के लिए जरूरी है कि बच्चों को नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना आना चाहिए। यही उद्देश्य है भाषा शिक्षण का, यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? मीडिएटर, समझते हो ना, मध्यस्थ, मीडिएटर, बीच में नहीं रखा जाता। नंबर 1 व्याकरण विधि, नंबर 2 सूत्र विधि, नंबर 3 अनुवाद विधि, नंबर 4 प्रत्यक्ष विधि। सोचिए क्या है इसका आंसर। बहुत आसान है। व्याकरण विधि पता है आपको, ग्रामेटिकल मेथड। सूत्र विधि जिसमें फॉर्मूला लगाए जाते हैं। अनुवाद विधि जिसमें ट्रांसलेशन किया जाता है। और प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ मीडिएटर नहीं बनाया जाता, वो हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। तो यही है इसका सही आंसर, नंबर 4। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? नंबर 1 पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। नंबर 2 भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। नंबर 3 निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। नंबर 4 परीक्षा का आयोजन करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। देखो मैंने पहले ही बताया है कि हमने जो सबसे बेस्ट वाला आंसर है वही चुनना होता है। अब आप सोचिए एक शिक्षक के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और हमने परीक्षाओं पर जोर नहीं देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दें। जितने हम अवसर देंगे उतना बच्चा भाषा प्रयोग करना सीखेगा। तो नंबर 1 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना हो सकता है, पर हमने बेस्ट चुनना है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, बिल्कुल। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, टीचर को इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि बस पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा हो जाए और बच्चों को भाषा आए ना आए, ये नहीं है। नंबर 4 परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर है नंबर 2 भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। जितने अवसर हम बच्चों को भाषा प्रयोग के देंगे, बच्चा उतनी ही भाषा प्रयोग करना सीखेगा। यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को नंबर 1 अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाह रही है। नंबर 2 भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। नंबर 3 व्याकरण सिखाना चाहती है। नंबर 4 परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, ऑब्जर्व करने की। ऐसा तो नहीं है। भाषा की बारीकियां, हाँ बिल्कुल हो सकता है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। व्याकरण सिखाना चाहती है, हम भी में तो व्याकरण नहीं आएगा। परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेपर के लिए तैयार कर रही है। भाषा की बारीकियां, हाँ जी ये हो सकता है, क्योंकि हम भी निपात शब्द है, निपात शब्दों की वो जानकारी दे रही है, मतलब भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है वो। तो यही है इसका सही आंसर नंबर 2। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मान लो आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? नंबर 1 भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना। नंबर 2 व्याकरणिक नियमों की जानकारी। नंबर 3 भाषा कौशलों का ज्ञान। नंबर 4 संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, हाँ जी ये तो बिल्कुल करना चाहिए शिक्षक को, उसको भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करे और सीखे। नंबर 2 व्याकरणिक नियम, हो सकता है हम आगे भी पढ़ लेते हैं। भाषा कौशलों का ज्ञान, हाँ जी भाषा कौशल भी सिखाने शिक्षक के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षक सबसे कम महत्वपूर्ण किसको समझेगा? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, हाँ जी बिल्कुल सही, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, इसको टीचर कम इम्पोर्टेंस दे सकता है, कम महत्वपूर्ण मान सकता है। बाकी तीनों चीज़ें भाषा के लिए ज़रूरी हैं, हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए ज़रूरी हैं। तो
यही है इसका सही आंसर नंबर 4, क्योंकि उसने ये पूछा था कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? नंबर 1 आत्मकथा, नंबर 2 संस्मरण, नंबर 3 एकांकी, नंबर 4 जीवनी। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर 1 आत्मकथा। देखो आत्मकथा ऐसी है जिसको बच्चा अपने मन में भी पढ़ सकता है। सस्वर पाठन आपको पहले पता होना चाहिए, सस्वर पाठन होता क्या है। स्वर, स्वर मतलब आवाज़, सस्वर मतलब आवाज़ के साथ, सस्वर मतलब आवाज़ के साथ जिस भी चीज़ को बच्चा आवाज़ के साथ पढ़ता है उसे हम कहते हैं सस्वर। पठन मतलब रीडिंग, तो आवाज़ के साथ पढ़ना। आत्मकथा हम मन में पढ़ सकते हैं, संस्मरण भी मन में पढ़ा जा सकता है, जीवनी भी मन में पढ़ी जा सकती है। पर एकांकी, एकांकी होता है नाटक का एक अंक जिसमें कैरेक्टर होते हैं। हाँ, स्टूडेंट को हम कह सकते हैं कि इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करके दिखाओ, बोलो इनको, इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो संवाद है वो बोलो, क्लास में करके दिखाओ, परफॉर्म करके दिखाओ। तो इसका सही आंसर है नंबर 3 एकांकी, क्योंकि इसी में ही स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही तक थे हमारे लास्ट क्वेश्चन। चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाती रहूँ और आप तक पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद।